students, welcome back to my channel Science Classes. So in the last class I taught you about the structure of the kidney, and today I am going to teach you about the function of the kidney, how it helps in the production or the formation of urine. Okay, so this is also the part of your excretory system. Now let's see how kidney helps in the production of urine. So I already told you in the last class about the structure of nephron. Alright, all the parts of the nephron and everything. So now today we will see the stages involved in the formation of urine. So there are basically three stages. Number one is ultrafiltration or glomerular filtration. Number second is the reabsorption, and the number third is secretion. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और दी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? इट विल टेक प्लेस इन द ग्लोमेरुलस एंड द बाउमन्स कैप्सूल. So the Bowman's capsule is present at one end of the nephron. It is like a cup-like structure. We call it a Bowman's capsule, है ना? And this Bowman's capsule was discovered by a scientist known as Sir William Bowman. तो Bowman's capsule क्या होता है? इसमें होता है बहुत सारा ब्लड वेसल्स, क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं. बॉमन्स कैप्सूल के अंदर जो होता है ग्लोमेरुलस. नाउ ये जो वर्ड है ग्लोमेरुलस, ये कहाँ से आया है? दिस हैज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड नोन एज ग्लोमर, जिसका मतलब होता है अ बॉल ऑफ थ्रेड. ग्लोमेरुलस देखने में ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारा थ्रेड है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में, टफ्ट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है. सो दीज आर ब्लड वेसल्स. ओके, सो द ब्लड वेसल दैट ब्रिंग्स द ब्लड in from the outside, like from the different parts of the body, is known as the afferent vessel. All right, the incoming blood to the glomerular capsule, and the blood vessels that takes the blood out is known as the afferent blood vessel. तो afferent मतलब incoming, पहले आ रहा है तो A हो रहा है ना, A से होता है afferent arteriole. तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे, जो इनकमिंग मतलब पहले जो आ रहा है वो एफरेंट आ रहा है, ए फॉर एफरेंट, और जो निकल रहा है बाहर लाइक गोइंग अवे, उसको हम लोग बोलेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल. ओके, इट्स कमिंग फ्रॉम द ई वर्ड. आउट गोइंग एफरेंट आर्ट्रियोल, इनकमिंग एफरेंट आर्ट्रियोल. ऑलराइट, सो द प्योर ब्लड फिल्टर्ड फ्रॉम ऑल द मेटाबॉलिक वेस्ट goes back to the body through the renal vein, and the impure blood comes from the kidney by the renal artery. ठीक है, जो impure blood है वो हमारे किडनी में किससे आता है? रेनल आर्टरी से आता है. और जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो हमारे बॉडी में वापस चले जाता है विद द हेल्प ऑफ रेनल वेन. तो क्या होता है कि एफरेंट आर्टियोल जो है वो सप्लाई करता है ब्लड. ऑलराइट, जो इम्प्योर ब्लड है वो लेकर आता है. एंड दिस टेक्स प्लेस थ्रू द सेमी परमिएबल वॉल्स ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड द बॉमन्स कैप्सूल. सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा उसमें स्पेस होता है, पोर्स होता है. जैसे चाय हम लोग छन्नी से छानते हैं ना, तो उसमें कैसा होता है? चाय छन्नी जो होता है उसमें छोटे छोटे होल्स होता है, स्पेस होता है, जिससे क्या होता है अगर हम लोग चाय डालते हैं तो चाय तो कप में निकल जाता है, पर ऊपर जो रेसिड्यू होता है वो ऊपर सेटल हो जाता है छन्नी में. तो वो छन्नी लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, और ग्लोमेरुलर का जो वॉल होता है वो छन्नी लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो जितना भी जो वेस्ट है वो ऊपर, जितना फिल्टर होना है वो तो नीचे पास हो जाएगा, बट जो वेस्ट जो नहीं फिल्टर हो पाया है वो जमा हो जाएगा ऊपर में. ठीक है, तो अब ये जो एफरेंट आर्टियोल जो ब्लड लेकर आता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल में, उसमें क्या होता है? यूजफुल सब्सटेंसेस भी होता है कुछ, और कुछ जो होता है हार्मफुल सब्सटेंस होता है. तो जो यूजफुल सब्सटेंस कौन सा होगा? ग्लूकोज होगा, अमाइनो एसिड्स होगा, प्रोटीन्स होगा, वाइटामिन्स होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, आयंस होगा, वाटर होगा. और हार्मफुल सब्सटेंसेस कौन सा है जो हमारा बॉडी हमारे बॉडी से बाहर निकालना चाहता है हमारा किडनीज?
वो है यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। इसकी हमारे बॉडी को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है और हमारा बॉडी इसको बाहर निकालेगा। ठीक है, तो ये हार्मफुल सब्सटेंसेस है। इसी का जो होता है फिल्टर होता है और ब्लड प्यूरिफाई होता है, जिसमें ये सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे ब्लड से किडनी जो है वो निकालता है। नाउ जो डायमीटर होता है एफरेंट आर्ट्रियोल का, मतलब जो इनकमिंग आर्ट्रियोल है उसका डायमीटर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल मतलब आउटगोइंग। तो अभी जो डिफरेंस है दोनों के डायमीटर का, एफरेंट आर्ट्रियोल और एफरेंट आर्ट्रियोल का, इससे एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलेंगे। तो ये जो प्रेशर होता है इट हेल्प्स इन द फिल्ट्रेशन ऑफ द लिक्विड पार्ट। नाउ ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया, क्या क्या लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड जो था उसको फिल्टर कर दिया और कहाँ चला गया वो, रेनल ट्यूब्यूल में। दिस फिल्ट्रेशन अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्स इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्स लगा है ना, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, इसलिए हम लोग उसका नाम दिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नाउ ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑलमोस्ट ऑल द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड लाइक प्लाज्मा, ग्लूकोज, यूरिया, amino acid, etc. comes out of the glomerulus and passes into the funnel-shaped cavity of the Bowman's capsule. Now, अब ये जो फ्लूइड है that is entering in the renal tubule, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। और इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या होता है, वाटर होता है, सॉल्ट्स होता है, यूरिया होगा, ग्लूकोज होगा, सम यूजफुल आयंस होगा, ऑलराइट, थोड़ा बहुत प्रोटीन्स होगा। और जो थिक पार्ट ऑफ द ब्लड है, जो कि जैसे हम लोग बोले ना चाय छन्नी, छन्नी में जैसे ऊपर वो पत्ती जो रह जाता है, उसी तरह से जो थिक पार्ट है ब्लड का वो कहाँ रह जाएगा, ग्लोमेरुलस में आफ्टर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो पार्ट जो कलेक्ट हुआ है, जो वेस्ट मटेरियल, जो रेसिड्यू जो रह गया है, उसमें क्या होगा, क्या क्या चीज वो कंटेन करेगा, प्रोटीन्स एंड some large molecules are carried forward through the efferent arteriole for the further filtration. Thus the blood proceeding away from the glomerulus is thick. अब ये जो blood जो पास करेगा ग्लोमेरुलस से वो थिक होगा, क्योंकि जितना भी लिक्विड पार्ट जो है वो फिल्टर होके नीचे चला गया है। जो ऊपर जो बचा हुआ है वो क्या, थिक ब्लड है। नाउ जो सेकेंड प्रोसेस होगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। Now the second process is tubular reabsorption. So the glomerular filtrate अभी जो renal tubule में आया that is not urine, अभी reabsorption होगा, मतलब जो भी हमारा जो filtrate आया है उससे फिर हमारा जो renal tubule है वो reabsorb करेगा जितना भी useful material है उसको। ठीक है, तो tubular reabsorption में क्या होगा, जितना भी useful substances है like the glucose, sodium chloride, water are reabsorbed, amino acids भी जो है वो थोड़ा बहुत रीअब्जॉर्ब होगा। सो दी रीअब्जॉर्प्शन कितना होगा ग्लूकोज का, लाइक 95% ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब होगा। NaCl जो है वो ऑलमोस्ट 70% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर 70% एंड अमाइनो एसिड नियरली 90 to 95% जो है रीअब्जॉर्ब होगा। भाई रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, कौन से पार्ट में होगा, नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होगा। ठीक है, पहला वाला जो पार्ट था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वो कहाँ हुआ था, हमारा ग्लोमेरुलस और बॉमन्स कैप्सूल में हुआ था। और ये जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है ये कहाँ होगा, दिस विल टेक प्लेस इन PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो दिस रीअब्जॉर्प्शन इज अचीव्ड, अब्जॉर्प्शन अचीव्ड बाय प्रोसेस नोन एज रीअब्जॉर्प्शन। क्यों हम लोग रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं, बिकॉज सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर लाइक रीअब्जॉर्ब्ड इन द एरिया ऑफ नेफ्रॉन नोन एज लूप ऑफ हेनले। ठीक है, वॉट एवर इज रीअब्जॉर्ब्ड इज अगेन पास्ड बैक इनटू द ब्लड सर्कुलेशन and is known as the reabsorption because the same nutrient is reabsorbed once from our own body, all right, and it goes back into the blood and blood certainly will move inside our body, so the process is known as the reabsorption. In reabsorption basically the dilute solution of glucose and sodium are useful which is reabsorbed. Okay, thus this process is known as reabsorption। मतलब फिर से हमारा जो
किडनी है, हमारा जो नेफ्रॉन है, वो अब्जॉर्ब किया है जो भी यूजफुल पार्ट, जो यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स था, वो जो बचा हुआ था। और नंबर 3 क्या होगा, ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब सिक्रीशन में क्या होगा, द ट्यूबुलर फिल्ट्रेट आफ्टर सिक्रीशन, इसको हम लोग बोलेंगे यूरिन। अब हमारा फाइनल पार्ट जो यूरिन है, यूरिन क्या होता है, मोस्टली इट कंसिस्ट ऑफ लिक्विड, यूरिया, यूरिक एसिड, जितना भी वेस्ट है वो होता है। तो सिक्रीशन के बाद जो फिल्ट्रेट बचेगा वो होगा हमारा यूरिन। नाउ ट्यूबुलर सिक्रेशन रिमूव्स द हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड लाइक द पोटेशियम आयंस, यूरिया, अगर कोई ड्रग्स, अगर कोई मेडिकेशन अगर हम लोग लेते हैं ना, तो उसमें जो पेनिसिलिन फॉर एग्जाम्पल या एस्पिरिन, तो ये सारा चीज प्रेजेंट होगा। दस द फिल्ट्रेट लेफ्ट आफ्टर द रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन इज कॉल्ड द यूरिन। अब ये ट्यूबुलर सिक्रेशन कहाँ होगा, ये होगा हमारे डाइस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में, डीसीटी। हमारा किडनी का फंक्शन क्या होता है, यूरिन फॉर्म करता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, दैट इज इट हेल्प्स इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। लेकिन उसके अलावा भी एक फंक्शन है जो हमारा किडनी परफॉर्म करता है। कौन सा फंक्शन, ऑस्मो रेगुलेशन। अभी ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, सॉल्ट और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब बैलेंस रखना, इसको हम लोग बोलेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे बॉडी में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया या वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो क्या सही है, नो, हमारा बॉडी ऐसे तो रेगुलेट नहीं करेगा ना। तो हमारे बॉडी को सब चीज बराबर क्वांटिटी में चाहिए, वेदर इट्स सॉल्ट और वाटर और जो भी न्यूट्रिएंट्स है। तो किडनी क्या करता है, बैलेंस मेंटेन करता है, एक सॉल्ट और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करता है हमारे ब्लड में, ब्लड प्यूरिफाई करता है और उसमें जो वाटर और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी मेंटेन करता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन बोलेंगे। और समर में एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट एग्जाम्स में, क्लास के एग्जाम्स में भी आता है और बोर्ड एग्जाम्स में भी कभी कभी आ जाता है, बहुत इजी भी है, कि समर में हम लोग बहुत कम यूरिन पास करते हैं एज कंपेयर टू विंटर। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इन समर वी लूज मच वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। गर्मी में क्या होता है, हम लोग का स्वेट ज्यादा सिक्रीट होता है, तो जो भी जितना एक्सेस वाटर है वो तो हमारा स्वेट के फॉर्म में निकल जाता है। तो हम लोग यूरिन जो पास करते हैं वो बहुत कम करते हैं, और जो यूरिन लोग पास करते हैं वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, मतलब थोड़ा येलोइश कलर होता है। ऑलराइट, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें वाटर जो है वो कम है, क्योंकि हमारा जो वाटर है वो ऑलरेडी स्वेट के फॉर्म में वी आर लूजिंग इट, इसलिए जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है समर में यूरिन एज कंपेयर टू विंटर, क्योंकि विंटर में तो वी डोंट स्वेट, तो जो भी जितना भी वाटर लॉस होगा, जो एक्सेस वाटर है वो यूरिन के फॉर्म में ही लॉस होगा, इसलिए वो थोड़ा डाइल्यूट होता है। सो आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब ये थोड़ा सा ये बचा हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिन, constituents of urine and regulation of urine output. This you can read from your book. This is very easy. ये बस एक बार रीड कर लोगे तो हो जाएगा, इसमें कुछ समझने वाला है नहीं. So I have not written the notes of all these points. So that's all for today's class. I hope the chapter is clear to you all. And if you like my video, then please do like, share and subscribe. Thank you for watching. Bye bye.